दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। एक्चुअली ये टॉपिक न्यूज़ में नहीं है, न्यूज़ में टॉपिक है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये आपका न्यूज़ में है, अगर आप पेपर को पढ़ रहे हैं तो पिछले एक महीना में ये डिबेट चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आपका। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही थी और जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए थे इस पर निर्णय लेने के लिए। जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सही है गलत है, इसको रोकना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसी को लेकर पिटीशन डाला था आपका जो खासकर विपक्ष के लीडर लोग हैं। तो इसी पे अभी आपका सुनवाई हुआ है और जो इसका जजमेंट है उसको रिजर्व रखा गया है किसी और दिन सुनाने के लिए। तो इसका जो आपका अल्टरनेटिव ढूंढा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अगर बंद किया जाएगा तो क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है। इसका अल्टरनेटिव है आपका स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इसका क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इस पर डिबेट हुआ है, क्या इस पर जजमेंट आया है इससे पहले, उसको हम लोग समझेंगे। इस पर तो भी समझने के लिए बात नहीं है, इस पर बस इतना न्यूज़ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपका लगभग 2019 से चल रहा है। इसमें यह है कि कोई भी आदमी फंडिंग कर सकता है कहाँ पे, एसबीआई में जाके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, और 1000 से ज़्यादा का नोट, 1000 फिर 10,000 फिर 1,00,000, इसके मतलब कि जो अमाउंट है उस प्रोपोर्शन में डोनेट कर सकता है और उसका नाम जो है उजागर नहीं होगा। इससे दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ये पता कर लेती है कि फंडिंग कौन कर रहा है, मतलब कि किस पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है, ये गवर्नमेंट को पता होता है तो बाकी लोगों को पता नहीं होता है। इसका और एक एस्पेक्ट है कि मान के चलिए कि 100% फंडिंग हुआ है तो 70 से 80% फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसलिए ये आपका काफ़ी दिनों से विवाद में था। इससे पहले भी इस पर आपका पिटीशन डाला गया था तो खारिज हो गया था, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और उसके माध्यम से सुनवाई हुआ है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जजमेंट आने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन क्या होता है और क्यों इसको अडॉप्ट करना चाहिए अगर आपको इलेक्शन फंडिंग में पारदर्शिता लाना है तो। ठीक है, देखिए स्टेट फंडिंग क्या होता है। स्टेट फंडिंग का मतलब हुआ कि जहाँ भी इलेक्शन होगा ना वहाँ पे गवर्नमेंट फंड करेगी चुनाव के लिए। जो प्रतिनिधि होते हैं चुनाव में, उसको जो खर्च होता है ना, अपने सभा में खर्च होता है, अपने एरिया में खर्च होता है, पोस्टर बनाने में, बैनर बनाने में, तो ये जो आपका फंडिंग है ये गवर्नमेंट करेगा, आपको नहीं फंड करना है। अभी क्या होता है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं आपको फंडिंग खुद से करना है, गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है कि जब पूरी तरह फंडिंग राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, उसको बोलेंगे स्टेट फंडिंग। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब ये कंट्री। ओके, अब देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसपेरेंसी आएगा, आपका अकाउंटेबिलिटी आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी से फंडिंग ले लेगा, समझ रहे हैं। पता होगा कि गवर्नमेंट आपको मान के चलिए 1 करोड़ रुपया दे रहा है लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, तो ये आपका फिक्स अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं और कहीं से पैसा लेकर। फिर इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट और कॉर्पोरेट, खाली कॉर्पोरेट, देखिए यहाँ पे जो भी मामला होता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर का ही मामला होता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा पैसा। और आपको पता है कि पैसा का बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव प्रचार में। तो इसमें क्या होगा ना कि कॉर्पोरेट का प्रभाव घटेगा इलेक्शन पे, और इसी कारण से आप देखिएगा कि इन्फ्लुएंस होता है। सरकार जिसका भी बनता है ना, अगर उस पर कॉर्पोरेट घराने के लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो उसको बिजनेस बढ़ाने में गवर्नमेंट मदद भी करती है जब उसका सरकार बनता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इससे ये होगा कि घटेगा आपका। फिर क्या आपका कि प्लेइंग फील्ड फॉर पॉलिटिकल एंटिटीज़। अभी क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि एक आदमी है जो करोड़पति है और एक आदमी मान के चलिए कि शिक्षक आदमी है, टीचर आदमी है। अब दोनों चुनाव लड़ रहा है तो इसके पास तो लाख में इनकम होगा, इसके पास तो करोड़ में इनकम होगा। अब दोनों के बीच अगर चुनाव लड़ाइएगा तो ये क्या करेगा, हर आदमी को अपने जो क्षेत्र होगा वहाँ पे पैसा उसे डिस्ट्रीब्यूट करके वोट ले लेगा, जीत जाएगा। तो ये आपका सेम पॉलिटिकल फील्ड, प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। सेम प्लेइंग फील्ड का मतलब हुआ कि संसाधन आपके पास बराबर होना चाहिए और तब आप चुनाव में लड़िएगा, तब आपकी योग्यता साबित होगी कि आप कितना योग्य हैं, आप अपना बात कितना प्रभावी तरीके से लोगों को बनवा देते हैं। इसलिए इस मेथड में क्या होगा ना कि कोई अमीर है कोई गरीब है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपको अपना खर्च नहीं करना है। पैसा कौन खर्च करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट करेगा, सरकार करेगा पैसा खर्च चुनाव में, आपको नहीं करना है। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी है, स्टेट फंडिंग के थ्रू चुनाव भी हो रहा है। कहाँ पे? नॉर्वे में हो रहा है, जर्मनी में आपका हो रहा है। आपका जर्मनी में तो ऑलमोस्ट आपका स्टेट फंडिंग से ही होता है। ठीक है, अब देखिए और भी बहुत सारे देश है, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील, ये आप एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं। आपको मेंस आंसर रेटिंग अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। अब देखिए बहुत सारे कमेटी बने हैं समय समय पर इस चीज़ पे डिबेट करने के लिए कि क्या स्टेट फंडिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो कमेटी था आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 में, ये जो है सपोर्टेड स्टेट फंडिंग फॉर फेयर पॉलिटिकल लैंडस्केप स्पेशली बेनिफिटिंग स्मॉलर पार्टीज, तो ये सपोर्ट किए थे। ठीक है, ये बोले थे स्टेट फंडिंग किसको मिलना चाहिए? रिकोगनाइज नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, सबको नहीं मिलना चाहिए, स्टेट और नेशनल रिकोगनाइज पार्टी को। ठीक है, फिर लॉ कमीशन रिपोर्ट आपका आया था, ये भी जो है आपका मतलब कि एडवोकेट किए थे स्टेट फंडिंग को।
लेकिन ये बोले थे कि एक्सटर्नल फंडिंग में पूरी तरह रोक लगाना चाहिए। अगर स्टेट फंडिंग हो रहा है तो बाहर से कोई पैसा आपका किसी भी सदस्य के पास जो भी चुनाव में लड़ रहा है उसको नहीं आना चाहिए। फिर तीसरा आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में ये गठन हुआ था। ये देखिए स्टेट फंडिंग को इंडोर्स नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये बोले थे कि कुछ ना कुछ एक रोबोस्ट रेगुलेटरी होना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता है कि कौन किसको कितना फंडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मान के चलिए कि चीन क्या करेगा कि आपके चुनाव को प्रभावित कर दे। अभी यूएस में क्या हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप केस इसी चीज़ का चल रहा है ना, कि रसिया जो है आपको ये ऑनलाइन काम किया था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, तो इसी चीज़ का केस चल रहा है ट्रंप पे आपका। तो ऐसा इंडिया में भी तो हो सकता है ना कि जैसे अगर आपका बीजेपी है, जो आपका बीजेपी लेड गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट है जिसको प्रो यूएसए कहा जाता है, तो मान के चलिए कि जो यूएस के खिलाफ कंट्री है तो वो सब चाहता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट पे ना आए, एनडीए गवर्नमेंट पे ना आए, इसके लिए वो पैसा खर्च कर सकता है। इसलिए अगर पार्शियलिटी सही से रहेगा, रोबोस्ट रेगुलेटरी बना रहेगा, तो पता चलेगा कि कहाँ से फंडिंग आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। फिर सेकंड एआरसी क्या बोलता है, ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग को नहीं लेकिन पार्शियलिटी स्टेट फंडिंग को ये कंसिडर किया था, पूरी तरह से नहीं। और भी आपका इलेक्शन कमीशन का भी पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पर। तो अब देखिए वर्तमान समय में कैसे फंडिंग किया जा रहा है, तो वर्तमान समय में इंडिविजुअल के बेसिस पे किया जा रहा है। फिर आपका इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग होता है। इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग क्या है, जैसे कि आप मीडिया में कुछ चला दिए, न्यूज़ चला दिए, जो आपका डीडी न्यूज़ है, फिर आपका रेडियो है, वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो आपका गवर्नमेंट का है, तो वो इनडायरेक्टली रूप से तो स्टेट गवर्नमेंट आपको फंड कर ही रही है। फिर कॉर्पोरेट फंडिंग होता है, तो मेन तो यही इशू होता है क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग में ही ज़्यादा पैसा आता है। आम लोग कितना आपका चंदा देगा पॉलिटिकल पार्टी को, 1000 2000 मैक्सिमम 10,000, लेकिन जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है करोड़ों में देती है फंडिंग। यही मुद्दा होता है कि ये किसको कर रहा है, ये चीज़ पारदर्शी होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है पैसा, कौन दे रहा है पैसा, ठीक है, यही मेन आपका मामला है। अब देखिए तो स्टेट फंडिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बता चुका हूँ। इसे ट्रांसपेरेंसी इशू का मामला है कि ट्रांसपेरेंसी जो है अच्छे से आएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में यही चीज़ नहीं होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या है कि आप किसको फंड कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये चीज़ पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन यही तो आरोप है ना कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि एसबीआई तो कोई ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल चीज़ है, बहुत ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है कि वो कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट का एक पार्ट है और गवर्नमेंट उससे डाटा ले सकती है। करप्शन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि देखिए सबसे पहला मुद्दा है करप्शन का। करप्शन का ये होता है कि करप्शन है आपका कि इसमें करप्शन बढ़ता है कि मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट है वो पता कर सकती है कि कौन हमको फंडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, और इस हिसाब से वो अपना काम भी उसको दे सकता है। और क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि मान के चलिए कि गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अगर सारा पैसा मार्केट से खींच ले, ठीक है, सारा मार्केट पैसा से खींच ले, तो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जा पाता है वो चीज़। और क्रोनी कैपिटलिज्म का एक सेंस ये भी होता है कि जब पैसा देके आप अपना काम करवाइएगा तो बहुत महंगा हो जाता है प्रोडक्ट। जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई मान के चलिए प्रोडक्ट है इतना महंगा क्यों है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक आपको क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे गया लिट्टी चोखा खाने के लिए दिल्ली में। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वो 40 रुपये में आपको 2 लिट्टी चोखा दिया, तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। उसने बोला कि अरे भैया मैं महंगा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है। किसको रेंट पे करना पड़ता है, एक तो आपका गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एक फिर पुलिस लेता है आपका एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ से क्या होता है ना कि उसका लागत बढ़ जाता है, तो 3-4 तरीके से अवैध पैसा उसको देना पड़ता है। तो मान के चलिए कि पर मंथ उसका 10 से 20 हज़ार रुपये इसमें चला जाता है, इसलिए वो बोला कि मैं जो है महंगा बेच रहा हूँ। तो क्रोनी कैपिटलिज्म यही है, समझ गए। फेयरनेस कंसर्न भी है, वायलेशन ऑफ लॉज एंड गाइडलाइंस है। तो ये सब तो मुद्दे हैं, आपका मुद्दा आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेन चीज़ को आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या चैलेंज आ सकता है अगर मान के स्टेट फंडिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला तो चैलेंज आएगा फिजिकल चैलेंज, क्योंकि अभी मान के चलिए जो भी पैसा आ रहा है वो आपका जो डेवलपमेंटल वर्क है, फिर आपको सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होता है। और अगर मान के चलिए कि ये चीज़ स्टेट फंडिंग होने लग जाए तो फिर कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दा है फिजिकल चैलेंज का कि बाकी चीज़ों में फिर पैसा घट जाएगा आपका, फिर विकासात्मक कार्य जो हो रहा है, जो सामाजिक विकास हो रहा है वो घट जाएगा आपका। फिर फंड डाइवर्जन कैसे किया जाए, किस पार्टी को कितना दिया जाए, ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि इसका मापदंड क्या हो। ऑपरेशनल चैलेंज भी हो सकता है, फिर मिसयूज ऑफ स्टेट फंडिंग भी हो सकता है, फिर जो इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, समझ रहे। बहुत सारा मुद्दा होता है कि अगर आप स्टेट फंडिंग करेंगे। देखिए प्रो कॉन्स हर चीज़ में होता है, तो यही चीज़ अभी आपका जजमेंट जब आएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो फिर देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कैसे प्लान करती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए सजेशन फॉर स्टेट फंडिंग को कौन कौन किया है। नेशनल इलेक्ट्रल फंड एक ये सजेशन है जो कि टी एस कृष्णमूर्ति जी किए थे। ऑडिट फॉर पार्टी अकाउंट ये भी एक तरीका है। एक्सपेंडर कैप्स ये भी एक तरीका है, ठीक है। यही सब आपका ओवरऑल मुद्दा है, ये जो आपका स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है।
इतना ही मुद्दा है, इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो आपका। अब देखिए मैं लास्ट में बता दूं कि आपको मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है सेलेक्ट आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, इसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।